महिला आरक्षण कानून जो इस वक्त देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। लोकतंत्र के मंदिर से लेकर गली मोहल्ले, नुक्कड़ बाजार, घर घर में इस पर बात हो रही है कि इससे क्या बड़ा बदलाव आने वाला है। क्या वाकई महिलाओं के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा? क्या सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में जाने वाली महिलाओं के लिए ही इसे ठोस कदम माना जाए, या फिर आम से खास सभी महिलाओं की जिंदगी में इसका बड़ा बदलाव दिखेगा? आज इसी मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। नारी शक्ति से जानेंगे कि क्या सोचती हैं वो, इसे किस तरह से देख पा रही है। लेकिन उससे पहले कुछ लोगों के रिएक्शंस आपको सुनवा देते हैं। इसमें अगर 33% का जो दे रही है सरकार अभी, इसमें जो नारी शक्ति वंदन अभियान से, उसमें महिलाओं को देना बहुत ज़रूरी है और इससे महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ सकती हैं। ये अधिनियम तो 2023 में लागू था, बट अभी वापस लोकसभा जो 2029 में होना है उसमें ये लागू करने का हो रहा है और इसमें SC ST सारे कोटा वाले भी शामिल किए जाएंगे। लेकिन ये हमारी नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा अधिनियम लागू कर रहा है। एक खुद सेल्फ दिखाने का मिलेगा कि हम भी कुछ कर सकती हैं और लेडीज़ का एक एम्पावरमेंट बढ़ेगा और बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने ये उठाया है कदम। तो अच्छा है, महिलाओं को एक आगे बढ़ाने का कदम उठाया है सरकार ने, तो इससे महिलाओं को थोड़ी सी ताकत मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। और इसमें सारी जो महिलाएं हैं, अगर 2029 में जो इलेक्शन होंगे उसमें खड़ी होंगी तो उनको अच्छा सपोर्ट मिलेगा सरकार की तरफ। तो ये अच्छी योजना है। पहले देखा गया है कि 14 से 15% फीमेल्स को उसमें भागीदारी दी गई थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 33% करा गया है। ये 1990 से चला आ रहा है। ये बिल कई बार पास हुआ है और कई बार पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट के कारण ये बिल कैंसिल हुआ है, लेकिन इस बार अल्टीमेटली अब ये पास हो गया है। तो अब जो हमने हमेशा से देखा है कि मेल डोमिनेंट रहा है पॉलिटिक्स, तो अब एटलीस्ट फीमेल्स जब एंटर होंगी तो वुमेन के लिए भी अच्छी पॉलिसीज़ आने की उम्मीदें हैं। प्लस जो हमेशा से देखा गया हेरिडिटी वाली चीज़ें चलती थी कि किसी का बेटा अगर पॉलिटिक्स में है, उसका बेटा फिर पॉलिटिक्स में चला जाएगा और वुमेन्स को नहीं मिल पाता था, तो अब उसमें फीमेल्स भी इंक्लूड होंगी। बहुत समय से हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि पार्लियामेंट में हमारी भागीदारी बढ़े, राजनीति में हम महिलाओं की भागीदारी बढ़े। ये बहुत अच्छा है। महिलाओं को योगदान अच्छा है और सरकार का सपोर्ट भी करती है, सरकार भी सपोर्ट करती है महिलाओं का, और बाकी के उनकी उन्नति भी होती है। और देखो, महिला को सपोर्ट मिलना भी चाहिए। भारत के इतिहास में महिलाओं को आरक्षण देना निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। एक तरह से समाज में जो संतुलन है महिला और पुरुष के बीच, वो संतुलन स्थापित होगा। और देखिए, महिला आरक्षण कानून को लेकर पूर्व मंत्री और विधायक उषा ठाकुर ने महिलाओं को क्या संदेश दिया, एक बार वो भी सुन लीजिए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम सचमुच भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों का रचयिता बनेगा। युग पुरुष राष्ट्र नायक मोदी जी ने मातृशक्ति पे जो भरोसा किया वो अद्भुत है, अनूठा है। अब बारी हम बहनों की है कि हम अपने आप को इस प्रकार से तैयार करें कि जिस अपेक्षा के साथ उन्होंने 33% आरक्षण हमको दिया, हम अपनी योग्यता, क्षमता, शील, चरित्र की पावनता, सेवा का संकल्प लेकर समाज परिवर्तन के लिए राजनीति करें। ये हम सबका दायित्व है। तो महिला आरक्षण पर महिलाओं की क्या क्या राय है, क्या विचार हैं, वो हम आपको सुनवा रहे हैं। और क्योंकि महिला आरक्षण कानून 2029 के जो लोकसभा चुनाव होंगे तभी से लागू होगा और 1/3 हिस्सा यानी कि 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। तो फिलहाल ये बेहद महत्वपूर्ण है और अब एक चर्चा का विषय भी, क्योंकि अब महिलाओं को जब राजनीति में एक बड़ा हिस्सा मिलेगा और तो इससे बड़े मौके भी मिलेंगे और ये भी कहा जा रहा है एक करियर ऑप्शन की तरह भी देखा जा रहा है महिलाओं के लिए। तो अब देखना ये होगा कि क्या और कुछ विचार सामने आते हैं, क्योंकि महिला आरक्षण जो कि भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को 33% यानी कि 1/3 सीटें आरक्षित करने का ये प्रावधान है और इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जा रहा है। ये महिलाओं को राजनीति में ज्यादा प्रतिनिधित्व देने का ये ऐतिहासिक कदम माना गया है और इसी को लेकर प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनाई है। तो संसद में अब महिला क्रांति देखने को मिलेगी, एक मौका मिलता नजर आएगा। तो लोकसभा
और सभी राज्यों की विधानसभा में ये लागू होगा। तो इतिहास क्या रहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। बता दें कि 1996 से ही इस बिल पर चर्चा होती रही है, लेकिन कई बार पास नहीं हो पाया। और अब जब एक ऐतिहासिक कदम उठाया है तो महिलाओं में एक अलग खुशी नजर आ रही है। तो ये जो एक अपडेट है वो हम आपको साझा कर रहे हैं। क्या क्या बदलाव के अंदेशे हैं वो आपको बता देते हैं। लोकसभा की जो सीट्स हैं, क्योंकि जो जनसंख्या है उसके आधार पर भी पहले से ही विचार विमर्श किया जा रहा था। अब जो आरक्षण को लेकर जो फैसला लिया गया है, महिला आरक्षण कानून, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 816 से 850 करने का प्रस्ताव है। परिसीमन 2011 जनगणना के आधार पर, ताकि देरी ना हो। सरकार का लक्ष्य है 2029 चुनाव से 33% महिला आरक्षण लागू करना। और इसी को लेकर अब ये देखा जा रहा है कि अब जो महिलाएं हैं उनको आगे काफी मौके मिलेंगे, और ऐसे मौके मिलेंगे जिनको लेकर हो सकता है कि महिलाएं ही एक महिला का दर्द समझ सकती हैं। तो कुछ ऐसे भी मैटर होते हैं जिनके बारे में महिलाएं डिसीजन ले पाएंगी। और अब राजनीति में जब सीट्स बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है महिलाओं की संख्या भी बढ़ेगी। फायदे और महत्व आपको बता देते हैं। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी। और हमारे साथ मीता वाधवा जी जुड़ गई हैं, महिला एक्टिविस्ट हैं। विनीता सिंह तोमर एडवोकेट हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। मीता जी, पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा। हालांकि सवाल क्या, मैं आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं महिलाएं काफी खुश नजर आ रही हैं। ये जो फैसला लिया गया है महिला आरक्षण को लेकर, आपके विचार क्या हैं? मीता जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? अब आ रही है आवाज जी। मैं आपके विचार, आपकी राय जानना चाहूंगी, क्योंकि महिला आरक्षण को लेकर मैंने बहुत ज्यादा उत्साह भी देख लिया। आप क्या सोचती हैं? मेरा ऐसा सोचना है कि अगर तो ये तुरंत इम्प्लीमेंट हो रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है। और आरक्षण 33% सुनने में थोड़ा सा खराब लगता है। 66% मेंस के लिए रिजर्व्ड है और 33 का जो है बेनिफिट महिलाओं को दे दिया गया है। इससे बहुत बड़ा एक बदलाव आएगा। अगर हम इस बदलाव को बहुत पॉजिटिवली लें, और जिस तरीके से कि अभी हिस्ट्री में मैं बोलूँगी पार्षद पति और पंचायत पति और सरपंच पति इस टाइप से ना करके, यदि एक्चुअली में महिलाओं को डिसीजन लेने के लिए अप्रोच किया जाए और उनको वो डिसीजन लेने का पूरा हक दिया जाए और खुल के काम कर सके, खुल के चीज़ों को सामने ला सके, तो ज़मीनी तौर पे ज़्यादा काम होगा, ऐसा मेरा सोचना है। ठीक है, मैं लौटती हूँ। विनीता जी, आप क्या सोचती हैं? क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है कि एक करियर ऑप्शन की तरह भी राजनीति को देखा जा सकता है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है सीट्स बढ़ेंगी और महिलाएं काफी इंटरेस्टेड भी होती हैं, लेकिन कभी उनको मौका नहीं मिल पाता है, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन भविष्य में ऐसा अब होगा कि उनको मौका भी मिलेगा और काम भी होगा। तो क्या सोच रही हैं? जी, मेरा मानना ये है कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज महिलाएं तीव्रता से आगे बढ़ रही हैं और ग्रामीण क्षेत्र से भी महिलाएं बाहर आ रही हैं और अपने कैपेबिलिटी के अनुसार और क्षमता के अनुसार वो काम कर रही हैं, कार्य करना चाहती हैं। जब हम बात करें कि अगर महिलाओं को देखा गया है तो उनको देखा जाता है कि आपकी माता ने बहुत अच्छे से घर को संभाला, उन्होंने काम किया, उन्होंने घर में कपड़े धोए, सुबह खाना बनाया, शाम को खाना बनाया, रात में खाना बनाया और कपड़े सुखाने के बाद उस बिल को भी तैयार किया जो प्रेस के लिए देना है उनको। तो और वो उसको एक संपूर्ण और गृहस्थ नारी की तरह देखा गया और वो उदाहरण प्रस्तुत किया गया। पर ये समाज के लिए मुझे लगता है कि ये प्रेरणा की चीज़ नहीं थी। और आज जो ये 30% आरक्षण जो दिया गया है महिलाओं को, जो कि 2023 में इसका बिल पारित तो हो गया था, पर अभी तक ये एनफोर्स में नहीं हुआ था। अगर ये हो जाएगा तो उन सभी ग्रामीण महिलाओं को और ऐसी बच्चियों को बहुत सुनहरा अवसर मिलेगा राजनीति के क्षेत्र में। अपने हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो बहुत बड़ा उदाहरण है। ट्राइबल क्षेत्र से वो आई और आज वो जिस स्तर पर हम सभी के लिए मार्गदर्शन
मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत हैं। तो ऐसी बच्चियों को जब ये अवसर मिलेगा तो ऐसी कई बच्चियां हमारे भारत को के लिए गौरव का उदाहरण होंगी। जी, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। प्रोफेसर प्रिया राव हमारे साथ जुड़ गए हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर प्रिया, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत जुड़ी हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका भी स्वागत है। प्रोफेसर प्रिया, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि अभी तक हम ये देखते थे कि बहुत बार ऐसा हो जाता था कि ये सोचा जाता था कि महिलाओं के लिए ये कानून हो, ये योजना हो, और कभी ध्यान दिया जाता था, कभी नहीं दिया जाता था। अब जबकि 33% आरक्षण का जो फैसला है, ऐसे में क्या लगता है महिलाओं को ज्यादा जब मौके मिलेंगे तो इन बातों पर भी ध्यान दिया जाएगा? आपके क्या विचार हैं? जी जी जी, नमस्कार सभी को। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो नारी वंदन अधिनियम की हम बात कर रहे हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये 2023 में पारित हो चुका है, ठीक है। लेकिन अभी मुद्दा ये उठ रहा है, ये बोला जा रहा है कि जब तक हम डिलिमिटेशन नहीं ले आते हैं, यानी कि परिसीमन नहीं करा लेते, या फिर हम सेंसस जो कॉन्स्टिट्यूशनल 131st अमेंडमेंट की बात हो रही है 2026 में जो आया है, जिसमें आर्टिकल 81 के तहत लोकसभा की सीट्स को इंक्रीज करने की बात हो रही है। जो पहले 540 सीट थी उसको हम बढ़ा के 850 सीट के करीब कर रहे हैं। तो जब तक ये वाले एक्ट बिल पास नहीं होंगे, 3 जो मैं बात कर रही हूँ, तीसरा है यूनियन टेरिटरीज लॉ से संबंधित, तो ये बोला जा रहा है कि हम महिलाओं को उचित रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे जब तक ये 3 बिल पास नहीं हो जाते। लेकिन हमको ये समझना होगा कि महिलाओं का जो आरक्षण बिल है वो तो पहले ही पारित हो चुका है, और जमीनी स्तर पर, पंचायती स्तर पर तो पहले से आरक्षण सबको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट भी हो रहा है। मुद्दा ये उठता है कि यदि हम 2011 के सेंसस के आधार पर अभी शुरुआत करते हैं, तो फिलहाल यदि ऐसा है तो हमको स्टार्ट हो जाने देना चाहिए ये प्रक्रिया, और इस पे ये हमको बाद में ये देखना पड़ेगा कि कितना फ्रूटफुल है। क्योंकि देखिए, जब तक लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ता, तब तक आप ये देखिए कि हम पॉलिसी निर्माण के क्षेत्र में जो महिलाओं से संबंधित कानून बन रहे हैं उसमें हमारा से नहीं आ पाएगा। लेडीज का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बहुत कम है। तो जब अगर उसमें 1/3 होएगा, यानी 33%, आप ऐसा मान के चलिए लोकसभा में 300 सीट है, जिसमें 100 सीट हमको महिलाओं को मिलेंगी। भले ही उसमें रिजर्वेशन, विद इन रिजर्वेशन भी होगा, SC ST लेडीज को भी रिजर्वेशन दिया जाएगा, OBC और जनरल के लिए अभी साइलेंट है। तो इसमें हमको ये देखना है कि बहुत अच्छा सुझाव है, इनहैंस्ड रिप्रेजेंटेशन तो होगा महिलाओं का, पॉलिसी में भी हमको इंक्लूड किया जाएगा, प्लस डीक्रिमिनलाइजेशन भी होगा, क्योंकि काफी बार ये देखा गया है कि महिलाओं की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं होती है। तो मैं प्रिया जी आपके पास लौटती हूँ, और डॉक्टर सांत्वना जी हमारे साथ जुड़े हैं, एक प्रतिक्रिया मैं उनकी भी ले लेती हूँ। सांत्वना जी, एक सवाल और भी साथ में ऐड कर देती हूँ, अपनी प्रतिक्रिया तो दीजिएगा, साथ ही ये भी बताइएगा, क्योंकि चुनौतियों को लेकर कि ये भी कहा जा रहा है कि मेरिट कम हो जाएगी, और कहीं कहीं ये भी कहा जा रहा है कि अगर महिलाओं को मौका मिलेगा तो ये भी हो सकता है कि कई जगह पर इसका दुरुपयोग हो, वो प्रॉक्सी बनकर आए, कठपुतली जिसको कहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्या लग रहा है आप, क्योंकि हर पहलू को देखना जरूरी है। जो बात हो रही है प्रॉक्सी की, तो अगर हम 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट में जाएं, जिसमें से हमें पंचायत और नगर पालिका स्तर पर 53% रिजर्वेशन मिला था, उसमें लगभग 14 लाख से अधिक विमेन लीडर्स आई, नेत्रियां आई। तो उसमें से कुछ 10-20% प्रॉक्सी हो सकते हैं, 80% तो प्रॉक्सी नहीं है, ठीक है। तो अगर 33% रिजर्वेशन के दौरान संसद में सहभागिता बढ़ती है विमेन्स की, तो डेफिनेटली नेतृत्व बढ़ेगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने बहुत बार देखा है कि विमेन जब पावर पे होती है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी आए हैं कि विमेन जब पावर पे है तो वो दूसरी विमेन को सपोर्ट नहीं करती है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि संसद में किसी भी विमेन ने जो अपोजिशन की है इस विमेन बिल का सपोर्ट नहीं किया। तो ये एक नेगेटिव चीज हो सकती है, क्योंकि ऐसा माना भी जाता है कि कई बार विमेन ही विमेन का शोषण करती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि सेंसिटिव भी है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना होगा ये देखना होगा। अदरवाइज 33% आरक्षण से डेफिनेटली सहभागिता बढ़ेगी। एक चीज और कहना चाहूंगी, क्योंकि विमेन का जो वॉइस है दैट इज 49.1%, तो 33% फिर भी कम है। लेकिन चलिए, एक अच्छी शुरुआत तो हुई। 30 साल जो हमें पंचायत से संसद तक पहुंचने में लग गए, लेकिन फिर भी शुरुआत तो हुई।
निश्चित रूप से। विनीता जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा। विनीता जी, मेरी आवाज आप तक पहुंचा रही है? जी जी, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, क्योंकि अगर देखिए आरक्षण को लेकर कई तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन अगर हम आने वाले वक्त में देखें, भविष्य की बात करें, आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद अगर हम महिलाओं की स्थिति को लेकर बात करें तो कितना सुधार देखती हैं, क्या आप देखती हैं? अगर अभी हम जो करंट सिचुएशन देख रहे हैं, तो जैसे कि हमने जनसंख्या पे कार्य किया, और जो दक्षिण भारत है वहाँ पे जनसंख्या को हमने काफ़ी नियंत्रित किया, पर जो उत्तर भारत है, जैसे कि मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, तो वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है। तो अगर हम विधानसभा में और राज्यसभा में अगर देखें कि जो जनगणना के आधार पे परिसीमन होगा और उस पर जो सीटें होंगी, तो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत की आवाज ज्यादा होगी, दक्षिण भारत की आवाज कहीं ना कहीं कम होगी। और यहाँ मध्य प्रदेश और बिहार और यूपी से उस चीज को लेकर हम अगर देखें तो वो चीज थोड़ा सा रेशियो डिफरेंस होगा। जैसे कि सांत्वना मैम ने कुछ बातें कही कि महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन होती हैं, तो उन्होंने कुछ अच्छी बातें भी कही, पर हम जैसे अधिवक्ता होने के नाते कई बार ऐसी चीजें देखते हैं और हमें यही सोच बदलनी है। आज बदलाव हो चुका है और हम निरंतर सुनते आ रहे हैं कि हमने जो रूढ़िवादी समाज देखा कि एक सास ने, एक नंद ने इस तरीके से किया, तो वो एक हमारी विचारधारा चली आ रही है। पर आज हम सभी शिक्षित हैं और हम सभी को एक दूसरी महिलाओं को बढ़ावा देना है, उनके लिए मार्गदर्शन बनना है, और अगर उनमें काबिलियत है तो हम महिलाएं ही महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने और उनको आगे बढ़ाएं। तो मुझे लगता है कि जब हम इस विचारधारा को बदलेंगे और इसको बोलना बंद करेंगे तो शायद हम बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ पाएंगे। निश्चित रूप से। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर सुरभि दुबे जी जुड़ गए हैं, जो कि मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर सुरभि, आपका स्वागत है। सवाल मेरा आपसे रहेगा, जैसा कि आपने सुना ही होगा, विनीता जी कह रही थी और उससे पहले सांत्वना जी बता रही थी कि ठीक है, आरक्षण, महिला आरक्षण को लेकर हम बात कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा में जब चर्चा हुई तो महिलाओं का ही समर्थन नहीं मिला। जो एक कहावत कही जाती है कि महिलाओं की दुश्मन महिलाएं होती हैं, तो ऐसे में आरक्षण को लेकर जब हम बात करें तो भविष्य की बात कर रहे थे, कहाँ देखते हैं हम महिलाओं को, कितना समर्थन एक दूसरे को देते हुए देखते हैं? देखिए, महिलाएं, हम जैसा हमने कहा, हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। हर महिला ऐसा नहीं है कि महिला का साथ नहीं देती। बहुत सारी महिलाएं हैं वो अच्छी भी हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं वो गलत भी करती हैं। तो एक ओपिनियन को जनरलाइज करना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। और जो हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, इट इज मोर ऑफ पॉलिटिकल रादर देन जेंडर बेस्ड इशू। उनके पॉलिटिकल इश्यूज ज्यादा रहते हैं। और जैसे हमारे पैनलिस्ट ने कहा कि ये जो मार्जिनलाइज हो जाएगा, ये आरक्षण सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है महिलाओं का, है ना। तो पहले तो हमें किस फील्ड में महिलाओं को ज्यादा आगे करना है, किस फील्ड में नहीं करना है। आप हर जगह आरक्षण कर देंगे तो ये सही नहीं होगा, बहुत सारी पोस्ट खाली चली जाएंगी ऐसे में, है ना। तो जो अगर हमें आरक्षण करना है तो हमें हर जगह इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी नहीं है। कई फील्ड ऐसी होती है, जैसे आप बोले नर्सिंग है या केयर टेकिंग वाला जो रोल है, वो महिलाएं ज्यादा अच्छा कर पाएंगी और उसमें महिलाएं अग्रणी रहेंगी, पर वो पुरुष उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। जो पॉलिसी मेकिंग है या दूसरी चीजें, वहाँ पुरुष ज्यादा बेटर हो पाएंगे। तो इस मुझे लगता है ये जनरलाइजेशन ऑफ द बिल शुड बी अवॉइडेड। स्टेट वाइज रिप्रेजेंटेशन जहाँ ज्यादा महिलाएं हैं और कम महिलाएं, वो भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। हाँ, बहुत ही इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रहे, प्रोफेशनलिज्म इसमें ज्यादा रहे। और एक ये मेरा एकदम पर्सनल मत है, कई महिलाएं बोलती है कि हमें मर्दों से कंधा मिला के कंधा चलना है, तो फिर आरक्षण का क्या रोल रह जाएगा। आप एक तरफ अपने लिए आरक्षण भी लेना चाह रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं कि वी आर एट पार विद द मेल पर्सनालिटी, है ना, या जो मेल है हम उनके बराबरी के हैं और आरक्षण का हम सहारा लेके बोल रहे हैं बराबरी का है। तो हर चीज के दो पहलू रहते हैं, ये मैंने दोनों पहलू सामने रखा है। होपफुली आरक्षण हो तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, सांत्वना जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिएगा। जी, आई थिंक मेरी बात को मिसकम्युनिकेट हुई।
मैंने जनरलाइज नहीं किया, मैंने ये कहा कि कुछ महिलाएं जब पावर पे पहुंचती हैं तो वो उसका दुरुपयोग करके, जैसे अभी आपने सुना होगा कि नासिक में जो केस हुआ सीपीएस का, उसमें एक महिला ही दूसरी महिलाओं को टॉर्चर कर रही थी। मे बी ये रिलीजन से रिलेटेड था, बट स्टिल अ फीमेल वाज देयर। तो वो एक नेगेटिव पार्ट है इस बिल का। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि जैसा हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि विमेन सिर्फ केयर के लिए ठीक है, नो डाउट विमेन केयर और मैनेजमेंट बहुत अच्छा करती है, लेकिन स्टिल वो 15% सिर्फ लीडरशिप में है। विमेन लीडरशिप भी बहुत अच्छा करती है, जहां भी विमेन को लीडरशिप का रोल लेकिन मौका मिलना चाहिए शायद। तो बहुत अच्छे जी, एग्जैक्टली। क्योंकि आप देखिए आजादी के इतने वर्ष हो गए और अभी सिर्फ 15% है, इसलिए आरक्षण जरूरी है। बिल्कुल विमेन को मेन के इक्वल नहीं होना, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है। बिल्कुल, और ये बात तो पुरुष भी मानते हैं सांत्वना जी कि महिलाएं अगर कुछ साध लें, कुछ करना चाहें तो करके रहती हैं। लक्ष्य अगर साधा है तो उस लक्ष्य को हासिल कर पाती हैं, जो पुरुष भी नहीं कर पाते वो महिलाओं को मौका मिले वो करके दिखाती हैं। जी, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि अगर महिला घर में काम ना करे, जो एक केयर इकोनॉमी है जिसकी वैल्यू नहीं की जाती, तो पुरुष ऑफिस नहीं जा पाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर महिला अपना घर मैनेज करती है तो वो संसद भी बहुत अच्छे से मैनेज करेगी। तो उसको सिर्फ केयर के नाम पे नहीं आका जाना चाहिए। महिलाएं हर चीज में कैपेबल हैं। हाँ, उनको उनकी लिटरेसी रेट बढ़ाना चाहिए, उन्हें सक्षम बनाना चाहिए, और उसके बाद फिर देखा जाए कि वो पॉलिसी लीडर कितनी अच्छी हो सकती है। निश्चित रूप है। मीता जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, महिला आरक्षण को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो आप ये जरा बताइएगा, क्या सिर्फ राजनीतिक रूप से बदलाव देखने को मिलेगा या और भी क्षेत्रों में हम बदलाव देखेंगे? क्या लगता है आपको? क्योंकि आज के वक्त में भी महिलाओं की भागीदारी कई क्षेत्रों में बहुत ज्यादा है, लेकिन आने वाले वक्त में आप किस रूप में देखती हैं? जब राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी बढ़ेगी तो निश्चित ही नीचे भी सारे पोजीशंस पे बहुत बड़ा फर्क होगा। बिकॉज अगर हम देखें तो आज भी हमारे जो पूरे देश का जो बजट बनता है वो एक महिला ही बनाती है, तो उस बजट को बहुत पॉजिटिवली लिया जाता है। सभी उसको बहुत पॉजिटिवली लेते हैं। अगर 33% महिलाएं रूलिंग बॉडी में आ जाएंगी तो नीचे जो पूरी टीम है उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। इसी तरीके से हर क्षेत्र में वो आप चाहे बिजनेस बोलें या कॉर्पोरेट्स बोलें, सभी जगह वो कॉन्फिडेंस लेवल कैस्केड होता है, वो नीचे आता है, तो वो डेफिनेटली उसका फर्क तो बहुत पड़ेगा। सेकेंडली क्या है कि जब महिला डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी और पॉलिसी मेकिंग के उसमें कंट्रीब्यूट करेंगी तो उसमें जो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे यहाँ अभी हम रेप के केसेस में जो वेरी विमेन स्पेसिफिक है, मतलब ये मेरा अगला सवाल होने वाला था कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। निश्चित रूप से। प्रिया जी, 20 सेकंड में मैं एक टिप्पणी आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि बदलाव की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे कानून या योजनाओं को लेकर भी बात करते हैं, और एक ये भी सुना गया है कि महिला सुरक्षा को लेकर अगर महिलाओं को मौका मिलेगा तो महिला सुरक्षा को लेकर भी कुछ अलग हट के सोचा जा सकता है। देखिए, अगर हम रिप्रेजेंटेशन बढ़ाएंगे, हमारी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, लोकसभा में आप ले लीजिए, चाहे आप किसी भी फोरम में ले लीजिए, तो उससे ये है कि एक तो हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, समानता की बात कर रहे हैं, दूसरा हम महिला सशक्तिकरण की भी बात कर रहे हैं। तो जब महिला उस फोरम में जाएगी तो वो ऐसे कानून बना पाएगी, और यानी कि सबसे बड़ी बात यह कि लॉ मेकिंग प्रोसेस में उसका इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाएगा, जो अभी बहुत कम है। तो ऐसी महिलाएं जब ऊपर जाएंगी तो वो अपना एक सेंसिटिविटी इशू भी ला पाएंगी, लीगल नॉलेज भी यूज कर पाएंगी, और हेल्थ ले लीजिए, चाहे आप सेफ्टी ले लीजिए, चाहे न्यूट्रिशन ले लीजिए, हर एरिया में विमेन आर नॉट लेस देन एनी मेल। तो इस वजह से हम देखा जाए तो हम उनके इंटेलेक्ट का यूज कर पाएंगे, और हम महिला सुरक्षा में, क्योंकि महिला स्वयं उस चीजों को समझ पाती है और कहीं ना कहीं उसने ये भोगा रहता है अपने जीवन में, तो वो और अच्छे से बता पाएगी। बिल्कुल, और जब आम से वही महिला निकलकर खास बन जाएगी तो उन समस्याओं का भी हल हो ही जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो तरह तरह की प्रक्रियाएं आ रही है महिला आरक्षण को लेकर, और कितना फायदा, कितना किसको मौका मिलता है ये वक्त बताएगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।